तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें देखने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और इसमें देखेंगे आज चैप्टर 4 और चैप्टर 1, 2, 3 के एमसीक्यू हमने जो है वो आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपके अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उसे देख लें। ठीक है, चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है उसके एमसीक्यू आज हम इसमें कवर कर लेंगे। और चैप्टर 4 जो है वो है कृषि, एग्रीकल्चर के ऊपर है। और उसके एमसीक्यू आज हम इसमें देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो पहला एमसीक्यू क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि निर्वाह कृषि अभी भी भारत के कुछ भागों में की जाती है। जी बिल्कुल, निर्वाह कृषि अभी भी भारत के कुछ भागों में की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए और अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, इस प्रकार की कृषि में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही कथन आपके क्या हैं, सही हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही कथन इसमें सही हैं। चलिए देखिए कहाँ कहाँ की जाती है, इसको देख लेते हैं। देखिए किस किस नाम से की जाती है। भारत में कर्तन दहन कृषि विभिन्न क्षेत्रों के नाम, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो की जाती है उसमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे पहला देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उसमें इसे झूम के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसको बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसको पामा डाबी या कोमाना या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसको बारले या बाल्टेरे के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जाना जाता है। और झारखंड में इसको करूबा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो नाम दे रखे हैं ना, ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नाम दे देता है आगे, या वो क्षेत्र दे देता है और कहता है कि बताइए कि ये जो कर्तन दहन जो कृषि है वो इस क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, ये कहता है कि कर्तन दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, पहला देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि इस प्रकार की कृषि में किसान ज़मीन के टुकड़े साफ करके, जी बिल्कुल, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान उर्वरक, फर्टिलाइज़र और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता बहुत अधिक होती है। तो मैं आपको बता दूं, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इस प्रकार की जो कृषि होती है ना, उसमें उत्पादकता बहुत कम होती है। क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि ना तो ये लोग फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं और ना ही ये लोग जो है आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो है इनका प्रोडक्शन कम होता है, खाना पूर्ति वाली स्थिति रहती है इनकी। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका वो रॉन्ग है कि इनकी उत्पादकता अधिक होती है। इनकी उत्पादकता अधिक नहीं होती, बल्कि इनका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा जो गलत है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें 2 कथन सही हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहता है, अगला भी इसी के बारे में है कि कर्तन दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मैंने आपको जो अभी नाम बताए थे पीछे, वो सब इसमें पूछ रहा है कि देखिए ये पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों
असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो अभी वो मैंने आपको चार्ट दिखाया था कि उत्तर पूर्वी राज्यों में असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, उसमें इसको झूम नाम से जाना जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल पहला वाला आपका जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका राइट है, क्योंकि वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। और स्टेट में किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये क्षेत्र या देश दे रखे हैं और ये उनके उपनाम दे रखे हैं किसके? कर्तन दहन प्रणाली स्लैश और वन जो कृषि है उसके उपनाम दे रखे हैं। तो देखिए मैक्सिको या मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वेनेजुला में इसको कुनुकू के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आप। चलिए अब देख लेते हैं कि गहन जीविका कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये गहन जीविका कृषि के संदर्भ में आपसे जो है स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं। यह श्रम गहन खेती जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का उपयोग किया जाता है वहां की जाती है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें दोनों ही कथन आपके राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट है कि वाणिज्यिक कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे आधुनिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि रोपड़ जो है वो एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक खेती है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो राइट है और दूसरा जो है वो गलत है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो पहला कथन जो है आपका राइट है और दूसरा जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि वह कौन सी खाद्यान्न फसल है जो हरियाणा और पंजाब में वाणिज्य की एक फसल है परंतु उड़ीसा में एक वो आजीविका फसल है। इसको देख लेते हैं कि वो कौन सी फसल है। तो क्या वो गेहूं है, चावल है, बाजरा है, जौ है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चावल। चावल जो है वो एक खाद्यान्न फसल है जो हरियाणा और पंजाब में तो वाणिज्यिक तौर पर उगाई जाती है, लेकिन जब उड़ीसा में इसको उगाया जाता है तो वो एक जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पढ़ लेते हैं कि रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा पढ़ लेते हैं कि रबी फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर में बोया जा रहा है तो सितंबर अक्टूबर में कैसे काट ली जाएगी? ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। चावल रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। चावल एक ऐसी फसल है
चाहे वो रबी हो, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो जायद हो, तीनों ऋतुओं में बोया जा सकता है चावल की जो फसल को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है, दूसरा गलत है, तीसरा जो है वो सही है। तो इसमें जो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला और तीसरा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इनमें से आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, गेहूं जो है वो रबी की फसल है, जौ जो है वो रबी की फसल है, मक्का जो है वो रबी की फसल नहीं है, चना जो है वो रबी की फसल है, उड़द जो है वो रबी की फसल नहीं है, और सरसों जो है वो रबी की फसल है। मक्का और उड़द जो है वो खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? वो आपके खरीफ की फसलें हैं, ना कि किसकी? रबी की फसलें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है कि जायद फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। ये स्टेटमेंट आपका 100% जो है वो राइट है। और दूसरा, तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां, चारे की फसल, जायद की फसलें हैं। ये दोनों ही कथन जो हैं आपके क्या हैं? सही हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ये दोनों ही कथन आपके क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। खाद्यान्न चावल के संदर्भ में, अब चावल के संदर्भ में ये पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत में अधिकांश लोगों की खाद्यान्न फसल है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा है, हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। चावल के लिए कम से कम 25 सेल्सियस से ऊपर तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये तीनों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है कि खाद्यान्न गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा, गेहूं खरीफ की फसल है। तो ये बता दूं आपको, ये रॉन्ग है। गेहूं जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की फसल है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो पहला सही है और दूसरा जो है वो गलत है। तो इसमें केवल जो है आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज हैं। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो आपको पता है कि देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल ज्वार नहीं है बल्कि गेहूं है। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको बताऊं, दूसरी नहीं है, ये देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है, दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। मोटे अनाज बाजरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला देख लेते हैं, क्या कहता है। इसे बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, इसका राजस्थान प्रमुख उत्पादक राज्य है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि रागी जो है वो आंध्र प्रदेशों की फसल है। तो मैं आपको बता दूं, रागी जो है वो आंध्र प्रदेश की फसल नहीं है बल्कि शुष्क प्रदेशों की फसल है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि रागी के लिए लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी उपयुक्त मिट्टी है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तो उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल दूसरा जो है वो इसमें सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, मक्का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों में प्रयोग होती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ये स्टेटमेंट राइट है।
यह तीसरा पढ़ लेते हैं, यह रबी में बोई जाने वाली फसल है। ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि दालों के संदर्भ में पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं, शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मृदा की उर्वरता में वृद्धि नहीं करती है? तो चना, मोठ, तुर, मटर। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। तुर जो है, अरहर जो है वो मृदा की उर्वरता में वृद्धि नहीं करती, क्योंकि सभी जो फलीदार फसलें हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, लेकिन जो अरहर है वो ऐसा नहीं करती है, वो भूमि की उर्वरता को नहीं बढ़ाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि विश्व में भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ना वो गन्ने का, वो है आपका ब्राज़ील। और तीसरा पढ़ लेते हैं कि गन्ने की फसल शुष्क जलवायु में बोई जाती है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं गन्ने की जो फसल होती है ना वो उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है, ना कि शुष्क जलवायु में। तो तीसरा जो है वो भी आपका गलत है। केवल जो है पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो इसमें गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तिलहन के उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 30% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। तो मैं आपको बताऊं 30% भाग पर नहीं उगाई जाती हैं, 12% भाग पर, देश के कुल बोए गए 12% भाग पर जो है वो तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा पढ़ लेते हैं, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं कि देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन और आधा भाग मूंगफली फसल से प्राप्त होता है। देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग जो है वो मूंगफली की फसल से प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट है आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं, गुजरात जो है वो मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। चौथा पढ़ लेते हैं कि मूंगफली खरीफ की फसल है और प्रमुख तिलहन फसल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताएं। ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से खरीफ और रबी दोनों के समय बोई जाने वाली कौन सी फसल है जो खरीफ में भी बोई जाती है और रबी में भी बोई जाती है? तो मैं आपको बताऊं मक्का, तिल और अरंडी जो है ये तीनों जो फसलें हैं वो जो है खरीफ और रबी दोनों में जो है दोनों समय में जो है बोई जाती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। चाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। जी, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। चाय का जो पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। वह कौन सी फसल है जो केवल भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बोई जा सकती है परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है? तो पहला है चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है रबड़ और चौथा है जौ। तो इनमें से, इन चारों में से वो कौन सी फसल है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बोई जा सकती है लेकिन विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण में भी क्षेत्रों में भी बोई जा सकती है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी रबड़। रबड़ की जो फसल है वो
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बोई जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो उष्ण और उपोष्ण में भी बोई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, रबड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब थोड़ा सा डिटेल में और जान लेंगे रबड़ के बारे में। पहला स्टेटमेंट है, ये क्या कहता है कि इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। और ये कहता है कि ये मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है। तो मैंने हमने जस्ट ही पीछे वाले में पढ़ा है कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बोई जाती है, विशेष परिस्थितियों में जो है वो उष्ण उपोष्ण में भी बोई जाती है। तो ये ध्रुवीय फसल तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें जो है वो एक ही कथन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर है, केवल एक कथन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट है कि कपास उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। जी, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जी बिल्कुल। यह खरीफ की फसल है। जी, ये तीनों ही कथन जो है आपके राइट हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, जूट के संदर्भ में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है कि जूट को जो है वो सुनहरा रेशा कहा जाता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, जूट को बढ़ने के समय निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं, निम्न तापमान की नहीं बल्कि इसको बढ़ने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा तो आपका गलत हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं कि जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी में उगाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, तो मैं आपको बता दूं केवल 2 कथन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। तो पहला है हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है नीली क्रांति और चौथा है सुनहरी क्रांति। तो मैं आपको बता दूं, जो ऑपरेशन फ्लड है वो आपका श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया था। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये MCQ सीरीज़ जो है अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।